इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। कैसे ह्यूमन में गैमेट्स बनते हैं, कैसे मेल गैमेट बनता है, कैसे फीमेल गैमेट बनता है, कैसे दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं और जाइगोट बनाते हैं, कैसे बेबी बनता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्लेसेंटा एंड पार्चुरेशन, सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं ट्राई करूंगी कि इस वीडियो में ही इस यूनिट को खत्म कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी फ्लावर्स की ही रिप्रोडक्शन की तरह एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब यहां पर भी दो गैमेट्स चाहिए, दो सेक्स सेल्स चाहिए। ओके, एक मेल गैमेट होगा, एक फीमेल गैमेट होगा। और गैमेट्स अगर चाहिए तो इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेप नंबर 1 ही होता है कि गैमेट्स बने। तो सबसे पहले तो गैमेट्स बनेंगे, फिर गैमेट्स आके ट्रांसफर होंगे, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास आएगा, फिर दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज होंगे और बनाएंगे एम्ब्रियो। कैसे गैमेट्स बन रहे हैं, कैसे गैमेट्स ट्रांसफर होंगे, कैसे फर्टिलाइज होंगे और कैसे एम्ब्रियो बनेगा, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गैमेट्स फॉर्मेशन की। ह्यूमन में अगर देखा जाए तो ये जो गैमेट्स होते हैं ना, ये एक राइट एज पे डेवलप करना शुरू करते हैं। आपने नाम सुना होगा प्यूबर्टी का। ये प्यूबर्टी वही एज है, वही टाइम है जब ह्यूमन की बॉडी में रिप्रोडक्टिव टिश्यूज की मैच्योरिटी जो है वो आना शुरू हो जाती है। रिप्रोडक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। आपको फिजिकल ग्रोथ, अगर आप फिजिकल हाइट देखो, लिम्स का डेवलप होना देखो, वो आपको इनिशियली थोड़ी कम लगेगी यहां पर, क्योंकि यहां पर मेन फोकस होता है रिप्रोडक्टिव टिश्यूज के मैच्योरिटी का। ये प्यूबर्टी का फेज अगर विमेन में देखा जाए तो थोड़ा अर्ली आ जाता है मेन से, और मेन में थोड़ा 1-2 साल लेट आता है विमेन के कंपैरिजन में। फीमेल में ये आता है 11 से 13 साल तक के बीच में, जबकि मेल में यही प्रोसेस आपको 13 से 14 इयर्स तक के बीच में देखने को मिलता है। कौन देता है मेल की बॉडी को ये सिग्नल कि अब मेल के अंदर चेंजेस आने वाले हैं, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज डेवलप शुरू करने वाले हैं? और कौन फीमेल की बॉडी को ऐसा सिग्नल देता है कि अब फीमेल बॉडी सेक्सुअली मैच्योर होने वाली है? तो बच्चों, ये भी एक हार्मोन ही है। इस हार्मोन का नाम है गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। गोनाडोट्रोफिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, वो ही ग्लैंड जो हमारी बॉडी का मास्टर ग्लैंड कहलाता है। मास्टर ग्लैंड जो प्रेजेंट होता है दिमाग के बीचों बीच, और ये वही ग्लैंड है स्टूडेंट्स जो ह्यूमन की ग्रोथ में भी मदद करता है। ये ग्लैंड क्या कर रहा है, ये सिग्नल भेज रहा है, ये भेज रहा है एक हार्मोन को जिसका नाम है गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। और ये हार्मोन जाके क्या करेगी, ह्यूमन के गोनाड्स को सिग्नल भेजेगी। गोनाड्स का मतलब कि ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, फीमेल में ओवरी को सिग्नल भेजेगी और मेल में टेस्टिस को सिग्नल भेजेगी। ओवरी को सिग्नल भेजेगा गोनाडोट्रोफिन हार्मोन कि अब आप सेक्सुअली मैच्योर हो सकते हो, अब आप हार्मोन्स रिलीज करो, अब आप एस्ट्रोजन को, अब आप प्रोजेस्ट्रॉन को रिलीज करो। इनके नाम हम पढ़ेंगे आगे और इनका काम भी पढ़ेंगे। टेस्टिस में भी ये सिग्नल भेजती है कि हार्मोन्स भी रिलीज करो और स्पर्म्स भी प्रोड्यूस करो। ये सारा का सारा गैमेट फॉर्मेशन कौन से हार्मोन की वजह से इनिशिएट हो रहा है स्टूडेंट्स? गोनाडोट्रोफिन हार्मोन की वजह से, जो रिलीज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 4 स्टेजेस होना जरूरी है। नंबर 1
गैमिट फॉर्मेशन जिसको कहा जाता है गैमिटोजेनेसिस। नंबर 2 गैमिट्स ट्रांसफर, जब गैमिट्स बन गए, जब स्पर्म बन गया, जब एग बन गया, तो अब उनका ट्रांसफर होना भी तो जरूरी है ना। अब स्पर्म का एग तक पहुंचना भी तो जरूरी है ना। जब स्पर्म एग तक पहुंच जाएगा तो फिर उन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होना, इन दोनों का मिक्स होना भी तो जरूरी है, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, इनके मिक्स होने के बाद बनेगा एम्ब्रियो, और बाद में वो एम्ब्रियो डेवलप करेगा। यहीं पे तो रिप्रोड्यूस हो रही है, यहीं पे तो ह्यूमन रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। अब गैमिट फॉर्मेशन की बात पढ़ लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आप दोनों जगहों पे देखना, जो मैंने साइड पे लिखा हुआ है वो भी देखना और डायग्राम पे भी नजर रखना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 6 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। पहले इनके नाम पढ़ लेते हैं। एक है टेस्टिस, एक है स्क्रोटम, एक है एपिडाइडमिस, एक है वास डिफरेंस, एक है पेनिस और एक है यूरिथ्रा। ये 6 मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को तैयार कर रहे हैं। अब डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि टेस्टिस क्या है, स्क्रोटम क्या है, एपिडाइडमिस क्या है। टेस्टिस के बारे में बात करूं स्टूडेंट्स, तो टेस्टिस हो गया वो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल का, जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल का स्टूडेंट्स, जहां पर मेजर स्पर्म्स बनने वाले हैं, जो आपको स्क्रीन पे पर्पल कलर का देखने को मिल रहा है, ये देखिए एरो भी लगाया हुआ है। टेस्टिस जिस बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसे कहा जाता है स्क्रोटम। देखिए टेस्टिस और स्क्रोटम दोनों ही ऐसे पार्ट हैं जो मेल में एब्डोमिनल कैविटी में नहीं बल्कि एब्डोमिनल कैविटी से बाहर प्रेजेंट होते हैं, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। पेनिस तो ऑर्गन है ही आउटसाइड में प्रेजेंट है, वो एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में प्रेजेंट है, लेकिन इसके अलावा जहां पर स्पर्म बनने का मेजर साइट है टेस्टिस, वो भी बाहर ही प्रेजेंट है स्टूडेंट्स। टेस्टिस में स्पर्म बनेगा, स्क्रोटम तो बस वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो आपके टेस्टिस को प्रोटेक्शन देगा। इसके अलावा आप देखें कि टेस्टिस में जब स्पर्म बन जाएंगे तो वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो स्पर्म्स को स्टोर भी करेगा और स्पर्म को आगे पास भी करेगा, उसे कहा जाता है एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस के आगे जो और ट्यूब आएगी, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आपके स्पर्म्स को, मेल गैमेट को बॉडी से बाहर भेजेगी, उसे कहा जाता है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जाके स्पर्म्स को भेजेगी पेनिस में, और पेनिस जो है वो यूरिथ्रा के इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से उन स्पर्म्स को बाहर एग्जिट कराएगा। ठीक है, तो ये थी इसकी डायग्राम। अब जरा देख लेते हैं कि हम मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके बारे में क्या है। टेस्टिस का नंबर होता है स्टूडेंट्स 2। टेस्टिस का नंबर कितना है? 2। अच्छा, 2 टेस्टिस है तभी तो टीईएस कहा जा रहा है। अगर एक टेस्टिस के बारे में बात करूं तो उसे कहा जाता है टीईएस। ठीक है, सिंगुलर को टेस्टिस कहा जा रहा है, लेकिन 2 को तो टीईएस कहा जा रहा है, टेस्टिस। यहीं पे तो बनेंगे स्पर्म्स। इनफैक्ट टेस्टिस का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वाला जो स्ट्रक्चर है ना स्टूडेंट्स, यहां पर बनते हैं स्पर्म्स, और जिस प्रोसेस से स्पर्म बनते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके अलावा टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन नाम की हार्मोन को भी रिलीज करती है, और साथ में एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन दोनों ही मेल हार्मोन्स हैं। ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी मेन ऑर्गन कौन सा वाला, टेस्टिस, सिक्रीट करता है ये दोनों हार्मोन्स। और टेस्टोस्टेरोन
और एंड्रोजन, दोनों का ही ये काम है कि वो मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करके रख सके स्टूडेंट्स। ठीक है, तो टेस्टिस के बारे में आपको ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं कि ये पेयर में प्रेजेंट है, स्पर्म्स बनते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में और प्रोसेस का नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स कौन कौन से हैं, एक है टेस्टोस्टेरोन, दूसरी का नाम है एंड्रोजन। तो ये 3 फैक्ट्स आपको टेस्टिस के बारे में याद रखने हैं। आगे बात करें स्क्रोटम की, तो स्क्रोटम का मैंने आपको पहले भी बताया कि स्क्रोटम जो होता है वो टेस्टिस को प्रोटेक्ट करके रखता है और प्रेजेंट होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है स्क्रोटम, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, टेस्टिस। स्क्रोटम क्या करता है स्टूडेंट्स, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है तो ये बॉडी का नहीं, इनफैक्ट टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा 2-2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। उस कम टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ताकि उस कम टेम्परेचर पे स्पर्म्स प्रोड्यूस हो सके, ये जो टेस्टिस होता है ये स्क्रोटम के अंदर आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एपिडाइडमिस के बारे में देखें तो वो एपिडाइडमिस जो है ये एक पतली सी ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर है, काफ़ी सारी ट्यूब्यूल्स होती हैं। 2 काम है इसके, 2 ही काम है इसके, एक तो स्पर्म को स्टोर करना और दूसरा स्पर्म को पास करना, बस इतना काम है एपिडाइडमिस का। वास्ट डिफरेंस की बात करूं तो वास्ट डिफरेंस भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो एपिडाइडमिस के ही, देखिए ये था टेस्टिस के बाहर ऐसे था एपिडाइडमिस के इस नीचे वाले पोर्शन से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइज हो रहा था। तो तभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि वास्ट डिफरेंस जो होता है ना वो एपिडाइडमिस के लोअर पार्ट से इमर्ज होता है और वास्ट डिफरेंस लेके जाता है अपने अंदर इजैकुलेटरी डक्ट। अभी आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि अभी तो भाई स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए थे, तो वास्ट डिफरेंस में ये डक्ट कहाँ से आ गया। देखिए स्टूडेंट्स, स्पर्म्स अकेले नहीं आते, स्पर्म्स के साथ आता है काफ़ी सारा लिक्विड, और वो काफ़ी सारा लिक्विड क्या होता है, वो डिफरेंट ग्लैंड्स की सिक्रीशन होता है। यस स्टूडेंट्स, स्पर्म्स के साथ वाइट कलर का कुछ मिल्की फ्लूइड आता है, कुछ स्टिकी सा फ्लूइड आता है और कुछ अलग म्यूकस आता है। वो सब जब स्पर्म के साथ आता है तो सबको इकट्ठा मिलके कहा जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। वास्ट डिफरेंस इस इजैकुलेटरी डक्ट को फर्दर पास करेगा कहाँ पर, पेनिस में। पेनिस के बारे में बात करूं तो पेनिस तो कॉप्युलेटरी ऑर्गन है मेल का, ठीक है, और पेनिस क्या करता है, स्पर्म को डिस्चार्ज करता है। ठीक है, पेनिस का फ्रंट वाला साइड, एंड वाला साइड जो होता है उसे कहा जाता है ग्लांस पेनिस। बस अब पेनिस के बारे में इतना याद रखना कि ये मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है और ये स्पर्म को डिस्चार्ज करता है। पेनिस के अंदर भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा नाम आपने पहले भी सुना होगा जब कभी आपने पढ़ा होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिथ्रा क्या करता है, यूरिन को पास करता है। तो वही यूरिथ्रा, वही सेम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो स्पर्म्स को भी कैरी करता है। मतलब जो यूरिथ्रा है ना स्टूडेंट्स, वो कॉमन पैसेज है फॉर स्पर्म्स एंड यूरिन। स्पर्म और यूरिन के लिए ये कॉमन पैसेज है। अभी हमने बात की इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में कि स्पर्म अकेले नहीं आते, स्पर्म के साथ कुछ डक्ट भी आता है, कुछ फ्लूइड भी आता है। वो फ्लूइड कहाँ से आ रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। तो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ग्लैंड्स भी एसोसिएटेड होते हैं
जिन्हें कहा जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड नंबर 1, सेमाइनल वेसिकल्स नंबर 2 एंड कूपर्स ग्लैंड, या इन्हें ही कहा जा रहा है बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड्स कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रहे हैं। जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड मिल्की फ्लूइड को सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से स्पर्म्स की मोबिलिटी बढ़ती है। सेमाइनल वेसिकल्स विस्कस फ्लूइड को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म्स स्टिकी होते हैं। कूपर्स ग्लैंड जो है वो म्यूकस रिलीज करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक तरफ प्रेजेंट है स्पर्म, एक तरफ क्या प्रेजेंट है? स्पर्म, लेकिन दूसरी तरफ प्रेजेंट है ये मिल्की फ्लूइड, तीसरी तरफ प्रेजेंट है ये विस्कस फ्लूइड, और चौथी तरफ इसी के साथ प्रेजेंट है म्यूकस। तो स्पर्म के साथ इन सारे फ्लूइड्स का होना स्पर्म की मोबिलिटी के लिए जरूरी है स्टूडेंट्स। इन सारी चीजों को इकट्ठा कहा जाता है इजैकुलेटरी डक्ट, या इसके लिए एक दूसरा नाम भी आता है जिसे कहा जाता है सीमन, जिसे कहा जाता है सीमन। तो सीमन के अंदर मिल्की फ्लूइड भी है, विस्कस फ्लूइड भी है, म्यूकस भी है, और साथ पे स्पर्म भी है। स्पर्म का अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। स्पर्म का एक हेड पीस होता है, एक मिडल पीस होता है, और एक टेल वाला पोर्शन होता है। टेल वाला पोर्शन तो इसको मूव करने में मदद कराता है। हेड वाला पोर्शन एग सेल के अंदर पेनिट्रेट होने में मदद कराता है, फ्यूज होने में मदद कराता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देख लेते हैं हमने स्पर्म के बारे में क्या पढ़ा। स्पर्म के बारे में हमने ये देखा स्टूडेंट्स कि स्पर्म्स बने कहाँ पर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जिस प्रोसेस से स्पर्म बनते हैं उसे कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ये आगे पास होके जाएंगे कहाँ पर? रेटिटेस्टिस में, और रेटिटेस्टिस से ये आएगा कहाँ पर? वास एफरेंस में। इनफैक्ट अगर आप स्टूडेंट जरा नजर डालें तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रेटिटेस्टिस और वास एफरेंस, ये तीनों के तीनों ऑर्गन्स टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सारे के सारे कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? टेस्टिस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। और फर्दर वास एफरेंस, ये तो हमने बाकी स्ट्रक्चर देखा भी कि वास एफरेंस बाद में फ्लूइड को कहाँ पर भेजेगा? एपिडाइडमस में। एपिडाइडमस फर्दर भेजेगा वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस से सारे इजैकुलेटरी डक्ट को भेजेगा पेनिस के थ्रू, यूरिथ्रा से होते हुए बॉडी से बाहर। ठीक है, स्पर्म बनने का प्रोसेस कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन जिस प्रोसेस से स्पर्म रिलीज होते हैं इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, जिस प्रोसेस से स्पर्म रिलीज होते हैं इसे कहा जाता है स्पर्मिएशन। तो अगर आपको कोई पूछे कि दो हॉर्मोन्स जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करते हैं तो आप बताएंगे एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो ये जितना भी फैक्चुअल डेटा मैंने अभी तक आपको बताया स्टूडेंट्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसे ध्यान से पढ़ें। वो था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, लेकिन अब बारी आती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह एब्डोमिनल कैविटी के बाहर नहीं प्रेजेंट होता, ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज होती हैं, फैलोपियन ट्यूब होती है, यूट्रस है, सर्विक्स है, वेजाइना है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया है जिसे कहा जाता है वल्वा। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेजर ऑर्गन टेस्टिस था ना,
वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेजर ऑर्गन ओवरीज है। ओवरीज के अंदर ही मेन एग फॉर्मेशन होगी। जरा स्ट्रक्चर से देख लेते हैं। ये देखिए, सेंटर में आपको देखने को मिलेगा यूट्रस। यूट्रस के इर्द गिर्द एक साइड में और दूसरी साइड में दोनों ही तरफ आपको देखने को मिलेंगी ओवरीज। 2 ओवरीज, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। और ओवरीज सबसे पहले मेन ओवरीज है। ओवरीज में एग बनेगा और वो एग रिलीज होगा कहाँ पर? रिलीज होगा इस फैलोपियन ट्यूब, इस ट्यूब वाले स्ट्रक्चर में। ये फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब मेल गैमेट फीमेल की बॉडी में एंटर करता है वेजाइना से, तो जब वो यूट्रस के थ्रू अंदर पेनिट्रेट होगा, वो एग के साथ मुलाकात, एग के साथ मिक्स, एग के साथ फ्यूज वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है। ठीक है, फिर फैलोपियन ट्यूब से अगर एग फ्यूज हो जाता है तो फर्दर वो फ्यूज्ड एग आता है यूट्रस में, और यूट्रस में बेबी डेवलप होगा। बाद में वो वेजाइना के थ्रू पार्ट्यूशन से बेबी बर्थ लेगा और बेबी बन जाएगा। चलिए एक एक करके एक ऑर्गन पे नजर डालते हैं। ओवरी अगर आप देखो तो ये फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, क्योंकि यहीं पे बन रहे हैं फीमेल गैमेट ओवम। इसके अलावा ये सिक्रीट करता है 2 इम्पॉर्टेंट हॉर्मोन्स को। एक आ गया एस्ट्रोजन, एक आ गया प्रोजेस्टेरॉन। मेल में था टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, जबकि फीमेल में आपको देखने को मिलेगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन मेंटेन कर रहे थे, जबकि फीमेल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नंबर 1 एंड नंबर 2 प्रेगनेंसी को मेंटेन करना, दोनों ही काम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का है। फैलोपियन ट्यूब के बारे में अगर बात करूं तो फैलोपियन ट्यूब जो होती है, इसका दूसरा नाम ओविडक्ट भी होता है, और ये ओवरी और यूट्रस को आपस में कनेक्ट करती है। और जो लास्ट पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, दिस इज द मेजर साइट ऑफ फ्यूजन विद स्पर्म। एग जो है वो स्पर्म के साथ फ्यूज मिक्स यहीं पे होता है। कहां पर स्टूडेंट्स? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। एग भले ही बनेगा ओवरी में, लेकिन उसकी फ्यूजन कहां पर होगी? फैलोपियन ट्यूब में। मतलब फीमेल गैमेट एग और मेल गैमेट स्पर्म दोनों मिक्स होंगे कहां पर? फैलोपियन ट्यूब में। बना एग ओवरी में, फ्यूज हुआ फैलोपियन ट्यूब में, और फ्यूज होने के बाद जो बनेगा ना जाइगोट, वो डेवलप होगा यूट्रस में। देखिए हर एक ऑर्गन का अपना ही एक इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो जरा डायग्रामेटिकली बता देती हूँ। एग बना कहां पर? ओवरी में। एग और स्पर्म आपस में रिएक्ट करेंगे कहां पर? फैलोपियन ट्यूब में। और जब जाइगोट बन जाएगा वो आके डेवलप कहां पर करेगा? यूट्रस में। बेबी कहां पर डेवलप करेगा? यूट्रस में। अच्छा, इस सब से पहले कि बेबी बने, हर मंथ यूट्रस जो होता है, यूट्रस की एक अंदर से लाइनिंग बनती है जिसे कहा जाता है एंडोमेट्रियम। एंड्रोमेट्रियम यूट्रस की सबसे अंदर वाली लाइनिंग होती है। ये हर मंथ, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ डेज के लिए खुद को डेवलप करती है। कुछ डेज के लिए खुद को क्या करती है स्टूडेंट्स? डेवलप। इसलिए डेवलप करती है कि अगर इसको लगता है कि अगर कोई भी यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है तो वो बेबी तो डेवलप होने के लिए यूट्रस के अंदर ही आएगा,
और जब वो यूट्रस के अंदर आएगा तो यूट्रस के अंदर बेबी के डेवलपमेंट के लिए एक राइट बेडिंग का होना ज़रूरी है। वो बेडिंग एंडोमेट्रियम हर मंथ कुछ डेज के लिए बनाता है, लेकिन जब कोई भी जाइगोट, कोई भी फ्यूज्ड एग यूट्रस में नहीं आता तो यही एंडोमेट्रियम की वॉल टूट जाती है, यही एंडोमेट्रियम की वॉल टूट जाती है, जो हर मंथ मेंस्ट्रुअल फ्लो के फॉर्म में बाहर आ जाती है। इसका मतलब हुआ कि यूट्रस हर मंथ वेट करता है कि कोई फर्टिलाइज्ड एग आ सके, कोई फर्टिलाइज्ड एग आ सके ताकि यूट्रस उसको डेवलप करा सके। लेकिन जब कोई फर्टिलाइज्ड एग नहीं आता तो एंडोमेट्रियम की वॉल टूट जाती है। एंडोमेट्रियम की वॉल का टूटना ही रिजल्ट करता है मेंस्ट्रुअल फ्लो में। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आ गया आपके यूट्रस के बारे में। यूट्रस को ही कहा जाता है वूम्ब, वूम्ब यानी कि कोक, जहां पर बच्चा पलता है। फीटस डेवलप्स हियर, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ डायग्रामेटिकली भी, और इसकी शेप थोड़ी पियर से रिजेंबल करती है। यूट्रस का लोअर वाला पार्ट जो है वो कहलाता है सर्विक्स, यूट्रस का एंड वाला पार्ट कहलाता है सर्विक्स। आगे बात करें तो सर्विक्स के बाद आता है वेजाइना। वेजाइना बेसिकली बर्थ कैनाल है। बर्थ कैनाल के अलावा ये भी एक मेजर पॉइंट है कि स्पर्म जो होता है वो डिस्चार्ज भी वेजाइना के ही अंदर होता है। स्पर्म का डिस्चार्ज भी वेजाइना के ही अंदर होता है। बाद में जो स्पर्म जिसकी मोबिलिटी अच्छी होगी तो वो मूव करके पहुंच जाएगा कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में, और वहाँ फैलोपियन ट्यूब में जाकर वो फर्टिलाइज होगा एग के साथ, अगर उसकी कंपैटिबिलिटी राइट है तो। ठीक है, इसके अलावा देखा जाता है कि वेजाइना की बिगिनिंग में, वेजाइना की ओपनिंग को कवर किए होती है एक वॉल जिसे कहा जाता है हाइमन। और ये हाइमन एक बेसिकली वॉल नहीं कहेंगे, हम इसको एक मेम्ब्रेनियस, पतली सी मेम्ब्रेनियस फ्लैप कहेंगे। ठीक है, और जब फर्स्ट टाइम कॉपुलेशन होता है तो ये वॉल ब्रेक डाउन हो जाती है और हल्का बहुत ब्लड रिलीज होता है। ये था कि कैसे एग बना, कैसे ओवरी में एग बना, ओवरी ने कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज किया, यूट्रस का क्या काम था, अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो कहाँ पर होगी। अब ज़रा हम एग पे नज़र डाल देते हैं कि जो ये एग होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो फीमेल गैमेट होता है बेसिकली स्टूडेंट्स एग। एग क्या है, फीमेल गैमेट। ठीक है, ओवरी के अंदर बनता है और जिस प्रोसेस से एग बनता है उसे कहा जाता है oogenesis। स्पर्म बनने वाला प्रोसेस वह स्पर्मेटोजेनेसिस और एग बनने वाला प्रोसेस इज oogenesis। अब स्पर्म बनता है मेल जर्म सेल से, मेल जर्म सेल से। ठीक है, मेल जर्म सेल से बनता है स्पर्म, लेकिन एग किससे बनता है, एग बनता है उगोनिया से, और उगोनिया के अंदर फर्दर मियोसिस होगा और उगोनिया क्या डेवलप करता है स्टूडेंट्स, ओवम। उगोनिया के बारे में अगर मैं बात करूँ ना तो उगोनिया फीमेल में तब से प्रेजेंट होता है जब से फीमेल वूम के अंदर, जब एक फीमेल फीटस ही जब डेवलप होता है ना बेबी का, और वो फीमेल होती है तब से उसके यूट्रस में उगोनिया होते हैं। हाँ, उनकी डेवलपमेंट, उगोनिया का ओवम बनना ये प्यूबर्टी के बाद होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर हम ओवम का स्ट्रक्चर देखें तो ओवम है तो बेसिकली एक एग ही स्टूडेंट्स, और एग का मतलब कि ये एक सेल को रिजेंबल करता है। जैसा सेल का स्ट्रक्चर होता है वैसा ही ओवम का या एग का स्ट्रक्चर भी होता है। जैसे
एक सेल के बाहर से सेल वॉल प्रेजेंट होती है ना स्टूडेंट्स, वैसे ही एग के बाहर से जोना पेलुसिडा प्रेजेंट होती है। मतलब आउटर प्रोटेक्टिव लेयर जो एग के बाहर की है उसे कहा जाता है जोना पेलुसिडा। ठीक है, इसके अलावा कोरोना रेडिएटा नाम की भी एक लेयर होती है जो एग को प्रोटीन सप्लाई करती, जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं एग की डेवलपमेंट के लिए, वो प्रोटीन सप्लाई करती है। जैसे हर एक सेल में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, वैसे ही एग सेल में भी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जिसे कहा जाता है विटिलिन मेम्ब्रेन। जैसे हर सेल में प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म, तो एग सेल में भी प्रेजेंट होता है ऊप्लाज्म। बस आपको वो सेल के साथ इसको रिलेट करते हुए याद रखना है। जैसे हर सेल में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, वैसे एग सेल में प्रेजेंट होता है जर्मिनल वेसिकल। और जैसे हर एक सेल में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर एक और पार्ट जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोलस, वैसे ही जर्मिनल स्पॉट नाम का एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है ओवम के अंदर। ठीक है, देखिए अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली बताऊं, मान लीजिए ये है एग सेल। ठीक है, सेल की सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन को क्या बोला गया? जोना पेलुसिडा। इसके अंदर जो 2, 3, 4 और लेयर्स थी, उन लेयर्स को क्या बोला गया? कोरोना रेडिएटा। फिर अंदर एक और लेयर थी जिसे कहा गया क्या स्टूडेंट्स? जिसे कहा गया विटिलिन मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम कर रही थी। फिर इसके अंदर जितना भी लिक्विड प्रेजेंट था, उस सारे लिक्विड को क्या कहा गया? ऊप्लाज्म। ऊप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट था, जो न्यूक्लियस प्रेजेंट था, उस न्यूक्लियस को कहा गया जर्मिनल वेसिकल। और उस न्यूक्लियस के अंदर भी जो न्यूक्लियोलस वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट हुआ, उसे कहा गया जर्मिनल स्पॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है फीमेल गैमेट फॉर्मेशन और मेल गैमेट फॉर्मेशन के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि फीमेल के अंदर पाया जाने वाला रिप्रोडक्टिव साइकिल। फीमेल का जो ये रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है ना, ये एक स्पेसिफिक एज पे शुरू होता है और किसी एज पे आके ये स्टॉप भी हो जाता है। किसी एज पे आके स्टूडेंट्स ये स्टॉप भी हो जाता है। जिस एज पे मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है उस एज को कहा जाता है प्यूबर्टी, और मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरू होना कहलाता है मेनार्क स्टूडेंट्स। जबकि वो ही प्यूबर्टी में जो मेनार्क मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो शुरू होता है, हर मंथ 28 डेज का पीरियड्स जहां पर एग बनेगा, जहां पर यूट्रस अपने अंदर डेवलपमेंट करेगा ताकि वो फर्टिलाइज्ड एग का वेट कर सके, ताकि वो एम्ब्रियो को डेवलप कर सके। ठीक है, ये हर 28 डेज का साइकिल चलता है। इसी साइकिल को कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये साइकिल लाइफ लॉन्ग नहीं चलता स्टूडेंट्स, ये साइकिल एक एज के साथ खत्म हो जाता है। मेनार्क में प्यूबर्टी के टाइम ये शुरू होता है, जबकि ये खत्म हो जाता है 45 से 55 इयर्स तक के बीच में। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब फीमेल की रिप्रोडक्टिव पावर, फीमेल का रिप्रोडक्टिव साइकिल खत्म हो जाता है, हर मंथ जब अब ओवरी एग बनाना बंद कर देती है, उस फेज को कहा जाता है मेनोपॉज। मतलब अब फीमेल की बॉडी में एग नहीं डेवलप होगा। प्यूबर्टी में वो डेवलप होना शुरू हुआ था मेनार्क के टाइम पे, मेनार्क जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ, और अब मेनोपॉज पे आके वो खत्म हो गया। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करूं तो इस साइकिल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक आ गया मेंस्ट्रुअल फेज, एक आ गया फॉलिक्यूलर फेज
और एक आ गया ल्यूटल फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेंस्ट्रुअल फेज कहलाता है स्टूडेंट्स ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग मैंने कल भी आपको बताया था कि जब फीमेल का यूट्रस हर मंथ कुछ डेज के लिए एंडोमेट्रियम लाइनिंग तैयार करता है, वो बेडिंग एक डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए वो वेट करता है कि कोई जाइगोट इसके अंदर आए ताकि ये बेबी को डेवलप कर सके। लेकिन ये एंडोमेट्रियम जब पूरी तैयारी कर लेता है, पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, लेकिन कोई जाइगोट नहीं आता, कोई एम्ब्रियो नहीं आता स्टूडेंट्स, तो ये एंडोमेट्रियम की वॉल रप्चर हो जाती है, जो ब्लड की फॉर्म में वेजाइना के थ्रू बाहर आती है। और ये ही लिखा है यहाँ पर मेंस्ट्रुअल फेज में भी कि मेंस्ट्रुअल फेज में एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है वो ब्रेक होती है, वो रप्चर हो जाती है स्टूडेंट्स। इसे कहा जाता है ब्लीडिंग फेज। मेंस्ट्रुअल फेज बेसिकली 2 से 7 दिन तक का फेज होता है, मतलब मिनिमम 2 दिन मैक्सिमम 7 दिन, फीमेल दर फीमेल ये वैरी कर सकता है। फॉलिक्यूलर फेज, देखो मेंस्ट्रुअल फेज में एंडोमेट्रियम की वॉल टूट चुकी है, लेकिन उस एंडोमेट्रियम वॉल के टूटने के बाद फिर से, मैंने कहा ये साइकिल है, तो वो एंडोमेट्रियम की वॉल वापस से बनना शुरू कर जाती है। फॉलिक्यूलर फेज में जब ओवरीज एग बनाना शुरू कर देती है तो फॉलिक्यूलर ग्रोथ भी होना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोनों की सिक्रीशन होने लगती है, ओवल्यूशन होने लगता है। और फॉलिक्यूलर फेज के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये है एक फर्टाइल पीरियड। फर्टाइल पीरियड का मतलब कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट हाई होता है। अगर इस टाइम पे स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज हो जाए तो फ्यूजन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फॉलिक्यूलर फेज के बाद जो नेक्स्ट फेज आता है स्टूडेंट्स, वो फेज है ल्यूटल फेज। ये वो फेज है जब ओवरीज ओवम को रिलीज कर देती हैं। ओवम को स्टूडेंट्स रिलीज कर दिया जाता है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत हाई हो जाता है। साथ ही साथ एंडोमेट्रियम भी वेट कर रही है, क्योंकि एंडोमेट्रियम की वॉल बन चुकी है। कौन से फेज में? फॉलिक्यूलर फेज में। अब वापस एंडोमेट्रियम वेट करेगी कि कोई जाइगोट आ सके, कोई एम्ब्रियो आ सके जो बेबी के फॉर्म में डेवलप करवा सके एंडोमेट्रियम। अब बेबी आ गया तो एंडोमेट्रियम की वॉल ग्रो करेगी और बेबी को नरिश करेगी। लेकिन अगर फिर से एक एम्ब्रियो नहीं आया तो फिर से एंडोमेट्रियम की वॉल टूट जाएगी और फिर से शुरू होगा मेंस्ट्रुअल फेज। फिर वापस आएगा फॉलिक्यूलर फेज और फिर आएगा ल्यूटल फेज। ठीक है, तो ये तीनों फेजेस सर्कल में चलते रहते हैं, एक फेज के बाद दूसरा फेज आते ही रहता है। इसीलिए इसको कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, 28 डेज का साइकिल। अगर ओवम को एग मिल गया, ओवम कहाँ पर? ओवम बना है स्टूडेंट्स यूट्रस में, लेकिन अगर जब ये फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है तो ये किसी मेल गैमेट यानी कि स्पर्म का वेट करता है। अगर ओवम स्पर्म के साथ फ्यूज हो गया तो इसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन बींग्स के अंदर ये जो फर्टिलाइजेशन होता है ये इंटरनल होता है, मतलब फीमेल गैमेट इनसाइड द बॉडी ही रहता है। फीमेल गैमेट एग को बाहर नहीं, बॉडी से बाहर नहीं रिलीज किया जाता। एग तो यूट्रस के अंदर ही होता है, एब्डोमिनल कैविटी में भी कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब के अंदर वेट करता है किसी मेल गैमेट का।
क्योंकि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बॉडी के अंदर मिलते हैं, इसीलिए इस फर्टिलाइजेशन को कहा जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब ओवम स्टूडेंट्स फ्यूज हो जाएगा तो उस ओवम को कहा जाएगा फर्टिलाइज्ड एग। उस ओवम को कहा जाएगा फर्टिलाइज्ड एग। और वो फर्टिलाइज्ड एग, जो एग अब फर्टिलाइज हो चुका है, फर्टिलाइज मतलब मेल गैमेट यानी कि स्पर्म के साथ वो मिक्स हो चुका है, दोनों के न्यूक्लियस आपस में एक बन चुके हैं, वो है फर्टिलाइज्ड ओवम। इसे कहा जाता है जाइगोट। इसे कहा जाता है जाइगोट। देखिए पहले इस पे नजर डालते हैं कि कैसे मेल के सेक्स क्रोमोसोम और फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम्स आपस में मिलते हैं और कैसे एक बेबी का सेक्स डिटरमाइन किया जाता है। एक ह्यूमन के अंदर टोटल नंबर ऑफ 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इन 46 क्रोमोसोम्स में से 44 होते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स यानी कि देखिए, एक बेबी के काफी सारे कैरेक्टर्स उसके पेरेंट्स से मिलते हैं। तो वो जो कैरेक्टर जैसे हाइट, वॉइस की रिजेम्बलेंस, हेयर ग्रोथ, स्किन कलर, आईज का कलर, वो सारे के सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बेबी के अंदर अपने पेरेंट्स से ही तो आते हैं। तो वो क्रोमोसोम्स जो इंसान में सेक्स के अलावा बाकी वाले कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आता है, उन क्रोमोसोम्स को कहा जाता है ऑटोसोम्स। मतलब ह्यूमंस के अंदर 44 ऑटोसोम्स होते हैं और 2 होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। अगर हमें देखना है कि बेबी मेल है या फीमेल, उसके लिए सेक्स क्रोमोसोम की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि बेबी का जेंडर क्या होगा। फीमेल के अंदर भी 2 सेक्स क्रोमोसोम्स हैं और मेल के अंदर भी 2 हैं स्टूडेंट सेक्स क्रोमोसोम्स। फीमेल के अंदर दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम सेम है स्टूडेंट्स, दोनों ही XX हैं, दोनों सेम है। जबकि मेल के अंदर 2 अलग किस्म के सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। फीमेल के अंदर पाया जाता है XX, जबकि मेल के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स XY। मेल का मेजर रोल होता है, एक फादर का मेजर रोल होता है ये डिटरमाइन करने में कि बेबी का सेक्स क्या होगा। अगर फीमेल का देखिए, अब होता क्या है, फीमेल के भी सेक्स क्रोमोसोम जो होंगे वो कौन सी डिवीजन करेंगे, मियोटिक डिवीजन, दैट इज मियोसिस में क्रोमोसोम्स का नंबर आधा हो जाता है स्टूडेंट्स। मतलब अगर पहले 2n क्रोमोसोम नंबर था तो अब वो n हो जाएगा एक तरफ, n हो जाएगा दूसरी तरफ। क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी है लास्ट टाइम जब मैंने आपको फ्लावरिंग प्लांट्स की रिप्रोडक्शन पढ़ाई थी, मैंने वहां पर भी आपको ये बताया था कि जब क्रोमोसोम्स का नंबर आधा हो जाता है तो तब उस डिवीजन को कहा जाता है मियोसिस। फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम्स भी करेंगे मियोसिस और मेल के सेक्स क्रोमोसोम्स भी करेंगे मियोसिस। मतलब ये डिप्लॉइड से 2n से हो जाएगा n, x एक तरफ y एक तरफ, और फीमेल में भी X एक तरफ और दूसरा X एक तरफ। अब जुड़ना तो मेल का भी एक सेक्स क्रोमोसोम आएगा और फीमेल का भी एक सेक्स क्रोमोसोम आएगा। दोनों आपस में फ्यूज होके बताएंगे कि जो बेबी होने वाला है उसका जेंडर क्या होगा। अगर फीमेल की तरफ से भी X क्रोमोसोम आया और मेल का भी अगर X क्रोमोसोम आया स्टूडेंट्स, तो दो X हो जाएंगे, एक X फीमेल का एक X मेल का, और XX क्रोमोसोम होने का मतलब वो होगा बेबी गर्ल। लेकिन अगर फीमेल का X क्रोमोसोम हो और मेल का Y क्रोमोसोम हो, इन दोनों की फ्यूजन से जो बेबी नया बनेगा उसके क्रोमोसोम्स होंगे XY, एक मदर का
एक फादर का और XY क्रोमोसोम होने का मतलब होता है कि बेबी का जेंडर होगा बॉय। ठीक है, तो देखिए इस डायग्राम में भी यही बताया हुआ है कि अगर X है आपके पास, अगर आपके पास एग तो ऑब्वियसली आपके पास ये पता है एग क्या है बच्चों, फीमेल गैमिट, और फीमेल गैमिट के पास तो XX ही क्रोमोसोम है। एक तरफ X चला जाए फीमेल का, एक तरफ X चला जाए फीमेल का। अगर फीमेल का X क्रोमोसोम मेल के X क्रोमोसोम के साथ क्रॉस ब्रीड करेगा तो XX मिलके फीमेल ही तो बनाएगा, और अगर फीमेल का X क्रोमोसोम मेल के Y के साथ फ्यूज होगा तो बनेगा क्रोमोसोम XY, जो डिटरमाइन करेगा कि बेबी होगा मेल। मतलब मेल में क्रोमोसोम जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जबकि सेक्स क्रोमोसोम्स डिफरेंट होते हैं, जबकि फीमेल में सेम ही सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब जब एग और स्पर्म आपस में फर्टिलाइज हो जाएगा तो वो बनाएगा स्टूडेंट्स जाइगोट। जाइगोट तो एक सेल है ना, जहां पर मेल गैमिट का न्यूक्लियस और फीमेल गैमिट का न्यूक्लियस दोनों फ्यूज करके एक न्यूक्लियस बनाया। उस न्यूक्लियस को हमने कहा, उस सेल स्ट्रक्चर को हमने कहा स्टूडेंट्स जाइगोट। अब जाइगोट फर्दर डेवलप करता रहेगा। पहले वो देखो, एक जाइगोट है, एक क्या है जाइगोट, और एक जाइगोट अब फर्दर डिवीजन करते रहेगा। अच्छा देखो, जो एक बेबी होता है, बेबी के अंदर एक सेल तो नहीं होता, बेबी के अंदर तो काफी सारे सेल होते हैं, क्योंकि वो तो पूरा एक ह्यूमन है भाई, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है उसके अंदर। अब उस पूरा ह्यूमन का स्ट्रक्चर, एक सेल से पूरा ह्यूमन का स्ट्रक्चर तैयार करना है, तो उसके लिए उस फर्टिलाइज्ड सेल को, मतलब उस जाइगोट को बार बार डिवाइड होना पड़ेगा। लेकिन अब डिवीजन होगी माइटोटिक। अब क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ नहीं होगा, अब होगी माइटोसिस। अब क्रोमोसोम्स का नंबर सेम होगा, पहले 2 सेल बनेंगे, फिर 4 सेल बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से फर्दर डिवेलप होता जाएगा और बनेगा एक एम्ब्रियो। ठीक है, एक जो बेबी मदर की वॉर्म में प्रेजेंट होता है, कभी सोचा है उसे नरिशमेंट कौन देता है? कि मदर जो भी खाती है वो उस फीटस तक, वो उस बेबी तक कैसे पहुंचता है? वो बेबी तक पहुंचता है प्लेसेंटा के थ्रू। स्टूडेंट्स, किसके थ्रू पहुंचता है? प्लेसेंटा के थ्रू। ये देखिए इस डायग्राम से आप समझिएगा, ये है स्टूडेंट्स प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा कनेक्टेड होता है बेबी के साथ, बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड होता है। जो भी मदर खाएगी उसका असर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेबी के ऊपर पड़ेगा। बेबी सांस भी मदर की ही वजह से लेगा और नरिशमेंट भी मदर की वजह से लेगा, लेकिन कौन से ऑर्गन की वजह से? यस, प्लेसेंटा की वजह से स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहां पर ये लिखा हुआ है कि न्यूट्रिएंट जितने भी एक फीटस तक, फीटस का मतलब है कि डेवलपिंग एम्ब्रियो से बेबी का डेवलप बनना, वो फीटस ही तो है। एक बेबी को सारा का सारा न्यूट्रिएंट मदर से मिलता है, और उसके खुद की बॉडी का वेस्ट, जो बेबी की बॉडी का वेस्ट होगा, वो भी मदर के ही ब्लड में मिक्स होता है और फिर वो बाहर इजेक्ट आउट होता है। यहाँ ये भी मैंने आपको बताया कि ये जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा जो बेबी के फीटस के साथ कनेक्टेड होता है, वो किसके थ्रू कनेक्टेड होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। फिर यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि हार्ट, जब बच्चा 1 महीने का होता है तो उसका हार्ट डेवलप होने लगता है। जब 2 महीने का होता है तो उसकी लिम्स बन जाती हैं, मतलब हाथ पांव डेवलप होने लगते हैं। जब 3 महीने का होता है तो ऑर्गन सिस्टम, मतलब कि किडनी, लिवर जैसे ऑर्गन्स, हेयर और उसकी मूवमेंट 5 महीने में, जब बेबी
पेट में अभी मदर के वॉर्म में है, जब वो 5 महीने का होता है तो हेयर और मूवमेंट शुरू होती हैं। बॉडी हेयर, आईलिड्स, आईलैशेस ये सब 6 मंथ्स में आती है और एक फुल्ली डेवलप्ड बेबी तैयार हो जाता है कितने टाइम में? 9 मंथ्स के स्पैन में। ये पूरा टाइम 9 मंथ्स का टाइम जिस टाइम के लिए बेबी अपनी मदर के वूम में रहता है और वहाँ से नरिशमेंट लेता है, जब तक वो कोक में पल रहा है, उस पीरियड को कहा जाता है गेस्टेशन पीरियड। और ये पीरियड होता है ह्यूमन में 9 मंथ्स का। ठीक है, जब 9 मंथ्स का पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो बेबी जो है वो फीटस है, अब उसको क्योंकि फीटस अब फुल्ली ग्रो हो चुका है, अब वो एक फुल्ली डेवलप्ड बेबी बन चुका है। अब क्या होता है कि वो फीटस पार्चुरेशन मतलब कि फीटस का यूट्रस से बाहर आ जाना, वूम से बाहर आ जाना, ये कहलाता है पार्चुरेशन। अब इस केस में क्या होता है? मायोमीट्रियम, यूट्रस की अंदर वाली वॉल्स थी एंडोमीट्रियम, तो बीच वाली वॉल्स कहलाती है मायोमीट्रियम। वो मायोमीट्रियम्स की वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं जिसकी वजह से बेबी बाहर की तरफ वेजाइना से पुश होता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑक्सीटोसिन ऐसी हार्मोन है जो यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन करती है, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस कराती हैं ताकि वो बेबी को बाहर एक्सपेल कर सके, बेबी को डिलीवर कर सके। जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो अब आपने देखा होगा जब बेबी डिलीवर होता है तो उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है ना, जो प्लेसेंटा के साथ जुड़ी हुई होती है, उसे वहां से काट दिया जाता है। अब वो प्लेसेंटा से अपनी नरिशमेंट नहीं लेता, अब वो डायरेक्टली मदर के मिल्क पे फीड करता है, मेमोरी ग्लैंड्स के थ्रू वो मदर के मिल्क पे फीड करता है। और मदर का मिल्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बताया गया है क्योंकि मदर के मिल्क में प्रेजेंट होते हैं काफ़ी सारे प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, एंटीबॉडीज़, जो सब इम्पॉर्टेंट होते हैं। जो बेबी पैदा हो गया है उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मदर का मिल्क बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उसमें वो सारी चीज़ें, वो सारे न्यूट्रिएंट्स, वो सारी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं जो बेबी को ग्रो करने में मदद कराएगी। तो देखा स्टूडेंट्स कैसे आपने कि मेल गैमेट तैयार हुआ, पहले मेल गैमेट तैयार हुआ, फिर फीमेल गैमेट तैयार हुआ, फिर कैसे यूट्रस ने अपने आप को डेवलप किया, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग तैयार की ताकि जाइगोट को नरिशमेंट मिल सके, कैसे एग और ओवम आपस में फर्टिलाइज हुए, किस तरीके से बेबी का सेक्स डिटरमाइन किया जाता है, किस तरीके से पता लगता है कि बेबी मेल है या फीमेल, कैसे एक डेवलपिंग एम्ब्रियो अपनी मदर से सारी नरिशमेंट ले रहा होता है, और फिर हमने लास्ट में देखा कि किस तरीके से जब बेबी बर्थ लेता है तो वो पार्चुरेशन का फेज होता है, कैसे ऑक्सीटोसिन यूट्रीन की कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाती है और एक फीटस को, एक बेबी के बर्थ में हेल्प कराती है। फिर हमने देखा कि बेबी बर्थ के बाद मदर के मिल्क के ऊपर फीड करता है ताकि उसको वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सके जो उसकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। तो ये था स्टूडेंट्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।